हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। और मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए पोएम लेकर आया हूँ बहुत ही फेमस, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है। पोएम का टाइटल है द सेवन एजेस ऑफ मैन, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये पोएम बेसिकली क्लास सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल्स हैं उसमें इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास 9th का जो बुक है लिटरेचर का, उस लिटरेचर में ये एक पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये पोएम क्या है, किस बारे में, इस पोएम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसका जो साथ साथ एक्सप्लेनेशन है और इसके जो वर्ड मीनिंग है, साथ साथ उसका सेंट्रल आइडिया है, थीम है इस पोएम का, और पोइटिक डिवाइसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बेसिकली ये पोएम का जो बैकग्राउंड क्या है वो भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि विलियम शेक्सपियर के बारे में इंग्लिश लिटरेचर का शायद कोई स्टूडेंट ही होगा शायद जो उनका कम से कम नाम तो जानता ही होगा। बहुत ही फेमस, दुनिया के सबसे रिनॉन्ड ड्रामाटिस्ट रहे हैं। तो उनका लिखा हुआ एक प्ले है एज यू लाइक इट, बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी है। उस प्ले में ये एक पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। तो ये बेसिकली जो पोएम है कोई अलग से नहीं पोएम लिखी हुई है। वैसे तो शेक्सपियर ने अराउंड 37 प्लेज लिखे हैं। लास्ट वन उनका द टेम्पेस्ट था, उसके बाद लिखना उन्होंने बंद कर दिया था। अराउंड 154 सोनेट्स, सोनेट एक 14 लाइन का पोएम होता है। 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम भी उन्होंने लिखी हैं। तो बेसिकली अलग से पोएम नहीं है। तो जो उनका प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें ही ये पोएम लिखा है द सेवन एजेस ऑफ मैन। तो बेसिकली है क्या सेवन एजेस ऑफ मैन? देखिए इस पोएम में पोइट जो है ये बोलता है कि पूरी दुनिया जो है, तो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया है क्या है, स्टेज की तरह है। जिस तरीके से स्टेज पर क्या होता है कि स्टेज पर कोई भी चीज़, जो कोई प्ले हो रहा है और उस प्ले में जो आर्टिस्ट हैं, जो अलग अलग एक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, जो भी उनको एक्ट करने के लिए दिया है, जो भी उनको डायलॉग्स दिए हैं लिखे हुए, वो अपने डायलॉग आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जो प्ले होता है, जहाँ पर जिस भी स्टेज पर वो प्ले हो रहा है, चाहे वो ओपन थिएटर हो या कुछ भी हो, तो उसमें एक तरफ एग्जिट हो, एक तरफ एंट्रेंस होता है, दूसरी तरफ एग्जिट होता है। यानी कि एंट्रेंस की तरफ से जो प्लेयर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, और जब उनका रोल उस एक्ट में ख़त्म हो जाता है, उस प्ले में ख़त्म हो जाता है, ड्रामा में उनका रोल पूरा हो जाता है, तो वहाँ से वो एग्जिट करके निकल जाते हैं। तो वही पोएम है। और पोएम में पोइट क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड समझा देता हूँ। वो बोल रहा है कि पूरी दुनिया एक स्टेज है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह है। स्टेज की तरह क्या, बल्कि स्टेज ही है। तो फर्स्ट लाइन को देखिए, मैंने इसको रेड से हाईलाइट किया हुआ है। ये एक तरीके का पोइटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं मेटाफर। यहाँ पर पोइट जो है, ही इज़ नॉट कंपेयरिंग द वर्ल्ड विद द स्टेज, बट ही इज सेइंग दैट द वर्ल्ड इज अ स्टेज। पूरी दुनिया ही एक स्टेज है जहाँ पर सारे के सारे आदमी, यानी सारी औरतें, यानी कि ऑल द मैन एंड ऑल द वुमेन, दे आर मेयरली प्लेयर्स। वो केवल और केवल प्लेयर हैं। प्लेयर किस हिसाब से कि दे आर द एक्टर्स, दे कम, दे डू देयर रोल्स, एंड वंस देयर पार्ट इज डन, दे जस्ट लीव द स्टेज। सिमिलरली आदमी पैदा होने से पहले, बर्थ से लेकर और उसका जब डेथ का है, एक पूरा कंप्लीट साइकिल है। और उस पूरी साइकिल को पोइट ने, ही हैज डिवाइडेड द होल ह्यूमन साइकिल इन 7 डिफरेंट स्टेजेस। तो बोल रहा है क्या, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। ये मेटाफर है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। मेटाफर इज अ पोइटिक डिवाइस इन विच देयर इज अ कंपैरिजन। और लेकिन कंपैरिजन भी कैसा होता है कि हम किसी चीज़ को दूसरे के चीज़ के जैसा मान लेते हैं, एंड द वर्ड्स लाइक एज, ये वर्ड्स पोइट उसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो पोइट कह रहा है कि पूरी दुनिया ही एक स्टेज है जहाँ पर हम सभी लोग, जितने भी इंसान हैं, केवल हम प्लेयर्स हैं। हमारे अपने अपने रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। लाइन को पढ़िए, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। इसमें एक पर्टिकुलर साउंड आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, द साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये जहाँ पर एक किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है अगर किसी लाइन में, या सब्सिक्वेंट लाइन में भी कभी कभी होता है, तो उस पोइटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, अलिट्रेशन, जिसको कि मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है। अलिट्रेशन इज अ पोइटिक डिवाइस इन विच कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है शब्द की शुरुआत में आता है।
अगर वो शब्दों के बीच में कहीं आ रहा है तो एक दूसरा पोइटिक डिवाइस बनता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है इस लाइन में, थर्ड लाइन में, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन इज अ रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, वो शब्द के शुरुआत में होते हैं। आगे क्या बोल रहा है, वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स एंड हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस। वो क्या करे कि पूरा एक इंसान जब से जन्म लेता है, फ्रॉम द डे ही इज बोर्न टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही प्लेज मैनी पार्ट्स इन हिज लाइफ, वो बहुत सारे रोल अदा करता है। और पोइट के हिसाब से वो कह रहा है कि जो उसका पूरा लाइफ साइकिल है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस। पूरे लाइफ को हम हाइपोथेटिकली 7 स्टेजेस में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो वो सारे स्टेजेस की बात कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, जैसे ये अब जब हम पोएम पढ़ रहे हैं आप देखेंगे कि इस पोएम में किसी भी तरीके को कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। अगर देखिए कि पोएम के जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो किसी से भी राइम नहीं करते, तो बेसिकली ये एक तरीके का कह सकते हैं ब्लैंक वर्स में ये पोएम लिखी गई है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहला जो लाइफ का स्टेज है, यानी कि सबसे पहला हमारा जो रोल है, फ्रॉम द डे वी आर बोर्न, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से कुछ सालों तक हम जो लाइफ जीते हैं वो किसकी होती है, इन्फेंट की। इन्फेंट बेसिकली हम उन बच्चों को कहते हैं जो माँ की गोद में रहते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो माँ के दूध पर डिपेंडेंट होते हैं और माँ की गोद में ही रहते हैं, उनको इन्फेंट बोलते हैं। तो पहला स्टेज क्या है, वो बोल रहा है क्या है, इन्फेंट का स्टेज है। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या, देखिए हर स्टेज की पोइट ने बात की है कि हम कितने समय के लिए कौन सा हम रोल प्ले करते हैं और उस रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इन्फेंट जो है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, गोदी में, माँ की अक्सर गोद में रहते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेज आर्म। उनका उनके 2-3 ही काम रहते हैं। छोटे बच्चों के क्या काम रहते हैं, छोटे बच्चों का म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, उनको सारे दिन अक्सर देखा जाए कि वो रोते रहते हैं। कई बार प्यूकिंग का मतलब क्या है कि जैसे कहते हैं वोमिट कर देते हैं बच्चे, और किसकी आर्म में, नर्सेज आर्म। नर्स का यहाँ का मतलब 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो नर्स वो बेसिकली वो लेडी जो बच्चे का केयर कर रही, हु इज़ द केयर टेकर ऑफ द बेबी, या वो उसकी मदर भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इन्फेंट का जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सिज्म, सारा दिन उसको चिल्लाना होता है, बच्चे को शोर मचाता है, वो परेशान रहता है, और कई बार वो नर्स की यानी कि मदर की, जो उसकी केयरिंग मदर है, उसकी बाहों में कभी कभी वो वोमिट कर देता है, उल्टी भी कर देता है। यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं एजोनेंस। एजोनेंस पोइटिक डिवाइस क्या होता है, बेसिकली एजोनेंस में एक कंटिन्यूएशन में वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है। जैसे 5 इंग्लिश के वॉवल है, ए ई आई ओ यू, तो वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है। मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर वॉवल नहीं, वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है। जैसे म्यूलिंग में ई, देखिए ई, फिर यू, फिर आई, फिर यू, फिर ए, ये सारे वॉवल्स हैं, वॉवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ये पोइटिक डिवाइस कौन सा है, सेकंड लाइन में एजोनेंस। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग स्कूल बॉय का देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बच्चे अक्सर, खासकर छोटे बच्चे जो है, स्कूल जाना पसंद नहीं करते। जब स्कूल जाते हैं तो रोते झींकते हुए स्कूल जाते हैं, बेमर्जी से कई बार डांट कर स्कूल भेजा जाता है, लेकिन उनका बेसिकली कई बार स्कूल जाने का मन नहीं होता है, तो जाते हुए पैर पटकते हुए, अनलाइक मतलब उनको स्कूल जाना पसंद नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उनको स्कूल भेजा जा रहा है। विद सैशल, सैशल यहाँ पर क्या मतलब है, सैशल का मतलब स्कूल बैग। अब तो छोटे बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो बच्चा स्कूल जा रहा है। तो दूसरा स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज है स्कूल बॉय का। तो स्कूल बॉय का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बच्चा जा रहा है घर से, अनमने ढंग से जा रहा है, ही इज नॉट विलिंग टू गो टू द स्कूल, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द स्कूल, ही इज नॉट स्टडिंग, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ऑल्सो, बट स्टिल ही इज फोर्स्ड टू गो टू द स्कूल एंड ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल विद सैशल। सैशल का मतलब स्कूल बैग लेकर जा रहा है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक ए स्नेल। उसका चेहरा तो है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुबह उठा है, फ्रेश है, ताजगी से चेहरा भरा हुआ है, फेस इज वेरी फ्रेश, इट शाइन्स, बट ही इज क्रीपिंग लाइक अ स्नेल। अब देखो वो किस तरह, उसकी चाल जो क्या है, कैसी है, ही इज गोइंग टू द स्कूल वेरी स्लोली, ही इज नॉट विलिंग, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही डजंट वांट टू गो द स्कूल, बट ही इज फोर्स्ड टू गो टू द स्कूल। और उसकी चाल कैसी, ही इज क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, जैसे स्नेल होता है घोंगा, वो कितने धीरे चाल से चलता है। तो बच्चे की चाल स्कूल जाते टाइम कैसे होती है, बिल्कुल ही इज क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, वो घोंगे की तरह, स्नेल की तरह सरक सरक के क्रीप करके चल रहा है। तो यहाँ पर भी एक देखिए पोइटिक डिवाइस है जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, और ये पोइटिक डिवाइस के सिमली। सिमली में कंपैरिजन होता है, जहाँ पर एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी चीज़ से किया जाता है। व्हेन द थिंग्स आर कंपेयर्ड
दो एनिमल्स के बीच में, दो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो कुछ या कहें कि दो इंसानों के बीच में, किसी भी चीज़ के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें वर्ड लाइक एज यूज होते हैं, वो सिमिली होता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस को भी मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर मेटाफर है। आगे क्या, अनविलिंगली टू स्कूल, कहाँ कैसे जा रहा है, इज नॉट विलिंग टू द गो टू द स्कूल, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब कितने स्टेज हो गए, इन्फेंट पहला, स्कूल बॉय दूसरा, तीसरा है देन द लवर। अब बच्चा थोड़ा सा हो गया और बड़ा, लेकिन अभी भी वो एडल्सेंट जो स्टेज है, बिलो 18 जो है स्टेज है, 18 साल तक की एज है, ये उसके एज की हम बात कर रहे हैं। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, साइंग लाइक ए फर्नेस, जैसे फर्नेस भट्टी हमेशा धधकती रहती है, उसके इट हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत विगर होता है, बहुत एनर्जी होती है उसके अंदर। तो ये जो खासकर जो स्टेज है, कौन सा वाला, थर्ड स्टेज ऑफ ए लवर, उसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ही साइंग लाइक ए फर्नेस, जैसे भट्टी हमेशा लगातार धधकती रहती है, उसमें से आग निकलती रहती है, वो हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, किस बात को लेकर गुस्से में। विद अ वोफुल बैलेड, बैलेड होता है कि बैलेड एक तरीके का गीत होता है, तो वो क्या कर रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए। एक तो वो है उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ही साइंग लाइक ए फर्नेस, वो भट्टियों की तरह, जैसे हिंदी में बोलते हैं आहें भरता है। एंड इज राइटिंग और सिंगिंग वोफुल बैलेड, वोफुल होती है सैड, कैसे गीत लिख रहा है, वो गीत सुन रहा है, गीत गा रहा है, कैसे गा रहा है, बहुत ही दुख भरे गीत सुनता है या दुख भरे गीत गाता है, किस लिए, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी मिस्ट्रेस जो है, जिसको वो प्यार करता है, जो उसकी लवर है, उसकी आईब्रो के लिए वो इस तरीके के दुख भरे गीत गाता है। और ये कौन सा स्टेज हो गया, तीसरा। चौथा क्या, देन ए सोल्जर, अब जो है जो चौथा स्टेज है वो किसका है, सोल्जर का। सोल्जर एक बेसिकली जैसे कि आदमी कह सकते हैं कि एडल्सेंट एज के बाद थोड़ा सा जब और वो उसका एज बढ़ता है तो ही कम्स इनटू ए प्रोफेशन, ये किसी वो जॉब में आता है, किसी प्रोफेशन में आता है, तो थोड़ा सा और मैच्योर हो जाता है, थोड़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक बदल जाते हैं। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, उसकी जो विचार हैं, कई बार ऐसा होता है, बियर्ड लाइक ए पार्ड, एक तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो दाढ़ी रखता है, वो दाढ़ी किसके समान दिखती है, लाइक ए पार्ड, पार्ड का मतलब होता है लेपर्ड, लेपर्ड एक वी ऑल नो इट्स ए कार्निवोरस एनिमल, कैट फैमिली का एक एनिमल होता है पार्ड लेपर्ड, उसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो जैसे उसके मुंह पर बाल होते हैं, तो उसी तरीके से ये सैनिक का जो वाला स्टेज है, तो उसके जैसे ये वो दिखता है। ही इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, तो उसकी जो विचारधारा होती है कई बार बड़ी अपने आप में उलझा हुआ होता है, कई बार उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जेलस एंड ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इन इवन इन द कैनन स्पॉन। अब ये जो स्टेज होती है, बहुत ही आदमी बहुत ही फियरसम आदमी होता है, बहुत एंथुजियास्टिक होता है, बहुत ज़्यादा जील होता है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना विगर होता है उनके अंदर, बहुत पावर होता है। बिल्कुल समझ लीजिए कि जो हमारा जो किसी इंसान का जो पीक स्टेज होता है वो यही होता है, 25 से लेकर 30 या 35 साल तक हम बोल सकते हैं। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ही इज़ जेलस इन ऑनर, ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज ऑनर, वो अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, वो अपने सम्मान को बचाने के लिए ही कैन फाइट विद एनीवन, just to maintain his dignity and honor, he is ready to fight with anyone, and he does not dare to face anything, and he is not worried about the consequences. उसको इससे मतलब नहीं कि आगे क्या होगा, जो परिणाम होगा क्या होगा, बट ही इज़ वेरी सडन एंड क्विक इन क्वेरल। क्विक इन क्वेरल को मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये एलिट्रेशन है क्योंकि उसका साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पर। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन एक बेसिकली मेटाफर है। बबल जैसे हम देखते हैं, बबल एक पानी का गुब्बारा होता है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर के लिए बनता है और वो बाद में फूट जाता है, कोई इसका अस्तित्व नहीं है वो काफ़ी देर के लिए। तो वो इवन इन द कैनन्स माउथ, ऐसे का मतलब कैनन का माउथ, कैनन होती तोप, तोप के मुंह के अगर किसी को सामने खड़ा कर दिया जाए, इट बेसिकली सिंबलाइजेस फियर ऑफ डेथ। तो एक पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो स्टेज है वो इतनी फियरसम होता है, इतनी रेपुटेशन के लिए, दैट पर्सन कैन डू एनीथिंग, ही कैन ऑल्सो डाई फॉर हिज ऑनर और हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वो मौत सामने देखने के बाद भी, इवन इफ हिज लाइफ इज इन डेंजर एंड ही नोज दैट ही माइट फेस सर्टन कॉन्सिक्वेंसेस, ही माइट डाई ऑल्सो, लेकिन वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, जो कि शॉर्ट लिव्ड हो सकती है, थोड़े समय की रेपुटेशन है, टेम्पररी रेपुटेशन है, उसके लिए भी वो मौत के मुंह में जाने के लिए वो तैयार रहता है। अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है, देन जस्टिस, अब द पर्सन बिकम्स वाइज, छठी स्टेज है, 5वीं स्टेज है।
अब जस्टिस का मतलब है दैट पर्सन बिकम्स वाइज मैन। हम मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 साल के आसपास की जो एज होती है, उस एज की पोइट यहाँ पर बात कर रहा है। नाउ द पर्सन बिकम्स लिटिल बिट मोर मैच्योर एंड ही एंटर्स द 5th स्टेज। कौन सी स्टेज में एंटर कर जाता है? 5वीं स्टेज में एंटर कर जाता है। अब उस 5वीं स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैपन लाइट, कैपन बोलते हैं चिकन को। अब उसकी क्या हो गई है, उसका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें मेन चीज़ ये है कि विथ फेयर राउंड बैली, बैली कहते हैं पेट के आसपास का जो लटकता हुआ हिस्सा, स्किन जो लटकने लगती है नीचे से, जब जिनकी कहते हैं पूंछ बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है, तो पेट लटकने लगता है नीचे से। और किस वजह से? विद गुड कैपन लाइन, वह खूब उसने अपनी जवानी में, खूब अपने यंग एज में खूब उसने चिकन खाया, खूब उसने नॉनवेज खाया, या खूब हर तरीके का खाना खाया। तो अब जब उसकी एज बढ़ रही है, नाउ ही इज ग्रोन अप एंड ही इज बिकम अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, ये हाइपोथेटिकली मान सकते हैं। और देन एट दिस इज द एज व्हेन द पर्सन बिकम्स मोर मैच्योर, उसको विजडम मिल जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कहते हैं, और वो बुद्धिमान काफ़ी हो जाता है। और लेकिन जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें मेन क्या है कि उसकी जो पेट के आसपास का हिस्सा है वो पेट नीचे लटक जाता है, विद आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है या जो फेस के फीचर्स हैं उसमें जैसे वो फॉर्मल कट, यानी कि एक फॉर्मल दाढ़ी भी उस टाइम पर रखता है ना। आईज बिकम्स सीवियर, सीवियर का मतलब है कि ही लुक्स वेरी ग्रेव, बहुत ही गंभीर और बहुत ही ऑनेस्ट, या ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, वो जो कहता है उसके बाद बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारा नॉलेज वो गेन कर चुका होता है, बहुत सारी उसके बाद एग्जाम्पल्स बताने के लिए बहुत सारे होते हैं। एंड ही इज़ अवेयर ऑफ ऑल एंड ईच एंड एवरीथिंग, वो सर लगभग हर चीज़ से के प्रति अवेयर है। उसको कह सकते हैं कि वो नाउ ही हैज़ बिकम मोर वाइज देन द प्रीवियस स्टेज। अब आगे बढ़ते हैं। सो ही प्लेज हिज पार्ट, ही प्लेज हिज पार्ट को मैंने रेड से अंडरलाइन किया, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। ही प्लेज हिज पार्ट, पी साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है। द 6th स्टेज शिफ्ट इनटू अ लीन एंड स्लिपर प्लेंटून, अब आदमी की एज और बढ़ जाती है, एंटर्स द 6th स्टेज। वो 6th स्टेज मान के चलो कि 60 से 70 साल के बीच का जो एज है वो है। उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनटू अ लीन एंड स्लिपर्ड पेंटलून, लीन का मतलब होता है दुबला पतला। आदमी कैसा हो गया? ही हैज लॉस्ट ऑल हिज विगर, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, ही हैज लॉस्ट ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, वो हो गया थोड़ा सा बुढ़ा। तो जो कपड़े उसको जवानी में कहते हैं बिल्कुल फिट आते थे, वो बहुत ही स्मार्ट, यंग, हैंडसम और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही एक्टिव दिखता था। नाउ कैसा बन गया है कि वही कपड़े जो उसको यंग एज में बिल्कुल फिट आते थे, नाउ दे हैव बिकम लूज, वो कैसे हो गए? लूज हो गए, क्योंकि शरीर उसका पतला हो गया, कमजोर हो गया। पेंटलून बेसिकली पैंट को बोलते हैं, ट्राउजर को बोलते हैं जो हम लोग पहनते हैं। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, अब उसको क्या लग गया कि भाई बुढ़ापे में आई साइट कमजोर हो गई तो आंखों पर चश्मा लग गया है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब जैसे मैंने बताया कि भाई खाल लटक गई है और ये पेट साइड से नीचे से लटकने लग गया है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ड टू वाइड, अब उसको ऐसा लगता है कि भाई नाउ ही इज वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ हिज ग्रोइंग एज, बढ़ती उम्र के कारण वो थोड़ा सा टायर्ड महसूस करने लगता है। नाउ ही फील दैट दिस वर्ल्ड इज टू वाइड, उसके लिए अब लगता है दुनिया बहुत बड़ी है। नाउ ही वांट्स टू टेक सम रेस्ट, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेस एनर्जेटिक है, एंथुजियाज्म और उसका जील उतना इसके अंदर उतना बचा नहीं है। नाउ ही फील्स टायर्ड, तो वो उसको लगता है कि भाई मेरे लिए भी दुनिया बहुत बड़ी हो गई। नाउ ही डजंट वांट टू गो एनीवेयर, तो वो बेसिकली क्या चाहता है? आराम करना चाहता है, थका हुआ है, क्योंकि एज फैक्टर है, एज बढ़ रही है। फॉर इज श्रंक शैंक, शैंक क्या? उसकी दुबली पतली काया है, उसकी जो शरीर है वो कैसा हो गया? उसका श्रंक हो गया, सुकड़ गया है, बीमारी से नहीं बल्कि वो ओल्ड एज की वजह से, जो ओल्ड एज के सिम्टम्स होते हैं। शरीर अब थोड़ा सा उतना लेथार्जिक हो गया है, उतना एक्टिव नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया है। और आगे क्या है? हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रिबल एंड पाइप्स, हिज बिग मैनली वॉइस, जो अभी कुछ साल पहले उसकी आवाज़, जो आदमियों का कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो जो आदमियों की आवाज़ जो होती है भारी आवाज़ होती है थोड़ी सी, ठीक है, तो वो आवाज़ अब कैसी हो गई है? अब जब बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ रहा है, उसकी आवाज़ बच्चों जैसी दोबारा हो गई। जैसे बच्चों का बोलते सुनते हो, बच्चों की आवाज़ बहुत महीन होती है, बहुत ही ट्रिबल साउंड होता है, महीन पतला साउंड होता है, और वो अक्सर बोलते समय ऐसा लगता है कि उनसे वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, सीटीसी जैसी आवाज़ निकलती है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक इस एज में भी लोगों में अपीयर होना शुरू होता है। एंड लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन। अभी लास्ट का जो स्टेज है, यानी कि डेथ से पहले, यानी कि 7वां स्टेज है, वो क्या है? दैट एंड्स दिस
स्ट्रेंज एंड इवेंटफुल हिस्ट्री। अब ये है कि लाइफ का आखिरी इसके कुछ साल चल रहे हैं, ही हैज़ एंटर्ड द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ। अब उसमें स्टेज में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो लगभग सब चीज़ें को भूल चुका है और लगता है कि भाई मैंने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, नाउ आई वांट कंप्लीट रेस्ट। अब मुझे बाकी दुनियादारी से, बाकी चीज़ों से कोई मतलब भैया देखो है नहीं। मियर ओब्लिवियन का मतलब है फॉरगेटफुलनेस, वो हर चीज़ों को भूलने लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि चलो एक इस मूड में आदमी आ जाता है कि चलो ठीक है, जैसे बहुत जो बड़े बुजुर्ग होते हैं अक्सर छोटों को या छोटे बच्चों की गलतियों को अक्सर अनसुना कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो वो स्टेज में आदमी पहुंच चुका है वेयर ही हैज़ स्टार्टेड फॉरगेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। अब उसकी जो लाइफ इवेंट थी, बहुत ही इवेंटफुल लाइफ रही है, बहुत स्ट्रेंज भी रही है, बहुत कई सारी चीज़ें लाइफ पे आदमी की लाइफ में होती हैं। तो अब क्या है, ख़त्म होने के कगार पर है, बिल्कुल अंतिम स्टेज चल रही है। और इसको अब पोइट क्या बोल रहा है, इज सेकंड चाइल्डिशनेस। ये ऐसा लगता है कि बचपन दोबारा वापस आ गया है। बचपन देखिए, आप देखिए बूढ़े व्यक्ति होते हैं और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी समानताएं होती है। देखिए वो डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, आवाज़ में उतना उनका ताकत नहीं रहती है, वो चल नहीं पाते हैं। कई बार स्टेज ऐसी हो जाती है वो अपने आप खा नहीं सकते हैं, अपने आप वो चल नहीं सकते। दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट। जैसे बच्चे, अपने छोटे बच्चे अपने आप चल नहीं सकते, अपने आप नहा नहीं सकते, अपने आप खा नहीं सकते, अपने आप दांत अपने साफ नहीं कर सकते और बहुत सारे काम होते हैं वो अपने आप नहीं कर सकते। तो बुढ़ापे में भी व्हेन द पर्सन एंटर्स दिस स्टेज, तो वो सारी चीज़ें जो बचपन का जो चीज़ें होती हैं वही लौट कर वापस आना पड़ता है, वापस आ जाता है। और बच्चे देखिए, बच्चों की मेमोरी भी इतना स्ट्रांग नहीं होती, उनको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती और बचपना होता ही है। ये तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका एक जो मेन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो देखिए, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेंस टीथ, सेंस आई, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। सेंस का मतलब होता है विदाउट। ये एक फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, या तो लैटिन है या फिर वो ग्रीक है। तो उस एज में क्या होता है, सेंस टीथ, ही इज़ विदाउट टीथ, he is without eyes, he is without taste, he is without everything, that he is forgotten everything, he does not have good eyesight, he does not have teeth and he does not have any kind of taste in his mouth। ये जो पोइटिक डिवाइस है, सेंस वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये पोइटिक डिवाइस जो मैंने इसको हाईलाइट किया रेड से, ये रिपीटेशन है। रिपीटेशन में कोई पर्टिकुलर वर्ड को बार बार किसी बात पर, सर्टन बात पर एम्फेसिस देने के लिए, सर्टन थीम पर एम्फेसिस देने के लिए उसको पोइट के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ मैन जो विलियम शेक्सपियर ने डिस्क्राइब किया है, तो जरा पीछे इसको चलते हैं, तो बड़ा सा एक क्विक रिकैप है। सबसे पहला स्टेज क्या है, इन्फेंट का। दूसरा क्या है, स्कूल बॉय का। थर्ड इज द लवर। फोर्थ इज अ सोल्जर का। फिफ्थ क्या है, जस्टिस, व्हेन द पर्सन बिकम्स वाइज। एंड देन 6th स्टेज, लीन एंड सिपर्ड पैंटलून। और जो लास्ट स्टेज है वो है सेकेंड चाइल्डिशनेस। ये 7 स्टेजेस के बारे में विलियम शेक्सपियर पोइट ने इसको डिस्क्राइब किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका कोई कमेंट है इसके बारे में, कोई क्वेश्चन आपके इसके बारे में, कुछ एडिशनल आप इस पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड यू हैव ए नाइस डे।